हेलो बच्चों, कैसे हो। तो मैं आज लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 के लिए लेक्चर नंबर 3 होगा ये। पिछले लेक्चर्स में हमने आपसे बात करा था रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ डिस्कस किया था हमने। तो इस लेक्चर में हम जो बात करने जा रहे हैं वो यह है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में दो हमने देख लिया था। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली यानी अगर दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, तो क्या देख रहे हैं कि L2 ज़्यादा है, तो L2 ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी किस में ज़्यादा होगा, L2 में ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है देख लो। एक तो मैंने मैथमेटिकली दोनों को प्रूफ कर दिया था एक इक्वेशन डिराइव करके। जैसे देखो इसमें मान लेते हैं कि इस तरह से है, इतना है रोकने वाला अंदर में, ठीक है। इसमें क्या होगा, लेंथ बढ़ गया तो इसमें और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा ये, ठीक है। अब ये बढ़ने की वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बढ़ने की वजह से कह सकते हैं कि लेंथ जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। उसी तरह से सेकंड है हमारा कौन सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक्सपेरिमेंटली कुछ इस तरह से प्रूफ किया हो गया होगा। दो मान लेते हैं कंडक्टर ले लिया और दोनों का लेंथ सेम रखा होगा, ठीक है। दोनों का लेंथ सेम रखा होगा, इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है। अब देखता क्या है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A1 है। आप यहाँ से देख रहे हो कि A2 ज़्यादा है किससे, A1 से। अब इस जिसका एरिया ज़्यादा है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, यानी इससे करंट ज़्यादा पास हुआ होगा। इसमें करंट अगर I2 मान लेते हैं, इसमें करंट I1 मान लेते हैं, तो I2 की वैल्यू क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा सेम कंडक्टर के लिए। जैसे ये आयरन है तो ये भी आयरन रहा होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम कह रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ से जिसका एरिया ज़्यादा है उसमें करंट की वैल्यू भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो मैथमेटिकली प्रूफ किया हमने कि रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस यानी रुकावट कम है तो करंट ज़्यादा उसमें से जाएगा। तो ये हमने दूसरा देखा था। तीसरा हमने क्या देख लिया, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कंडक्टर किस तरह से क्या चीज़ का बना हुआ है इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो ऐसे ही एक कंडक्टर ले लिया होगा, सॉरी दो कंडक्टर ले लिया होगा, दोनों का लेंथ भी सेम रखा होगा और एरिया भी सेम रखा होगा, ठीक है। बस डिफरेंस क्या होगा कि एक मान लेते हैं आयरन का बना हुआ है और दूसरा मान लेते हैं सिल्वर का बना हुआ है। तो अब जब दोनों से करंट पास करवाया होगा तो क्या देखा होगा कि अगर लेंथ सेम रखते हैं, एरिया सेम रखते हैं, तो दोनों का दोनों अगर सेम है तो करंट सेम पास होना चाहिए था। लेकिन हम लोग देखते क्या है कि जो करंट का वैल्यू सिल्वर में है वो ज़्यादा है करंट का वैल्यू किससे, आयरन से। तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे सिर्फ यही पता चलता है कि किस तरह से यानी किस चीज़ का वो बना हुआ है कंडक्टर, इस पर भी डिपेंड करता है। तो जो जितना बेहतर कंडक्टर होगा, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगा या कम होगा, उसमें करंट की वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और पढ़े भी होंगे कि सिल्वर क्या होता है, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ वन में हम लोग चलते हैं, किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है इसकी भी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर का इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि उसके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे ये सब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसका रैंडम तरीके से ये घूम रहा है, वो जब नीचे से हम लोग हीट दे देंगे, ठीक है, या किसी माध्यम से ये गर्म हो गया, तो ये जो रैंडम डायरेक्शन में थोड़ा धीरे भी घूम रहा होगा, यानी 10⁵ स्पीड है, वो और इंक्रीज हो गया होगा क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं। तो और एनर्जी देने की वजह से क्या हुआ होगा, तो जो करंट इससे पास हो रहा था, ठीक है, वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी यह कह सकते हैं हम लोग कि इसका रैंडमनाइजेशन बढ़ने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, रुकावट होता है, वो और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। किस चीज़ के लिए है ये, तो किसी भी कंडक्टर के लिए, ठीक है। इंसुलेटर के लिए इन्वर्सली होता है टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये किसके लिए है, इंसुलेटर के लिए। जस्ट उल्टा है तो इसको भी उल्टा कर दो। और यही तीसरा मान ले सेमीकंडक्टर के लिए पूछ दिया, तो ये दोनों की तरह बिहेव करता है, कंडक्टर इंसुलेटर दोनों। तो हम कह सकते हैं कि इसमें नो इफेक्ट होता है, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इसके रेजिस्टेंस में। तो ये तीन सीन हुआ। अब इसके बेसिस पे कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे, ताकि आपका क्लियरेंस और भी बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो
मैं इसको हटा रहा हूँ, आप लिख लेना। तो ये लिख दिया गया यहाँ पे कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है टेंडेंसी ऑफ रैंडमाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी उसका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब कुछ ग्राफ हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इसमें किस तरह से रहता है। जैसे मान लेते हैं सबसे पहला ग्राफ आपको दे दिया है VI ग्राफ। ठीक है, तो VI ग्राफ है यानी एक्स एक्सिस पे करंट है और वाई एक्सिस पे कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस है। हम लोग रिलेशन पढ़े हैं कि डायरेक्टली रिलेशन होता है, तो डायरेक्टली का मतलब आपने 9th क्लास से पढ़ा हुआ होगा ये सब कि इसका ग्राफ किस तरह से चला जाएगा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा मानते हो तो जब इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन क्या हो जाएगा B। तो परपेंडिकुलर बाई बेस अगर इसका निकालोगे तो परपेंडिकुलर में कौन है, अगर OAB अगर देखते हो तो AB किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, V को, और बेस जो इसका है OB यानी ये हो जाएगा AB अपॉन OB। और AB किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर में V है और नीचे में OB रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, यानी V अपॉन I। और V बराबर IR था तो V अपॉन I क्या हो जाएगा, सिर्फ R बचेगा, यानी यह किसका वैल्यू देगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि VI ग्राफ किसका वैल्यू देता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू देता है। क्लियर है बिल्कुल। दूसरा ग्राफ हम लोग लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं VI ग्राफ ना दे करके IV ग्राफ आपको अगर दे दिया, यानी जस्ट उल्टा कर दिया। ठीक है, तो उल्टा कर देगा तो फिर भी क्या होगा, ये इस तरह से लाइन चला जाएगा और ये लाइन इस तरह से जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो इसके केस में अगर तुम स्लोप निकालते हो तो स्लोप की वैल्यू निकाल लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस बार क्या हो जाएगा I अपॉन V, और I अपॉन V क्या हो जाएगा 1 अपॉन R हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस, जिसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड ग्राफ हो गया कि जब हम लोग VI ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो इस तरह से रहता है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं टेम्परेचर के लिए, आप इसको पहले लिख लो। देखो टेम्परेचर के लिए हमने क्या बोला कि उसमें भी जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली का ही होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का, तो ग्राफ तो उसी तरह से जाएगा, ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जाएगा। VI ग्राफ है ऐसे, ठीक है, या IV ग्राफ रहेगा तब भी ऐसे ही जाएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको I दे दिया, दोनों ले लेता हूँ, लेट अस सपोज VI ग्राफ है और ये मान लेते हैं कौन सा है, IV ग्राफ है। टेम्परेचर के लिए देख रहा हूँ ग्राफ, तीसरा ग्राफ नंबर है ये। ठीक है, और ये कुछ यहाँ पे O दे दिया है दोनों में, और दो ग्राफ ऐसा ले लिया है। मान लेते हैं कि यह A दिया है और ये B दिया है। ये T1 टेम्परेचर पे है और ये मान लेते हैं कौन सा है, T2 टेम्परेचर पे है। उसी तरह से इस ग्राफ में भी देख लेते हैं, तो ऐसा मान लेते हैं, 2 3 कितना भी लाइन दे सकता है। A और B दे दिया है और इसमें टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर, ये टेम्परेचर T2 पे है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी अगर VI ग्राफ है तो T1 पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगा या T2 पे। उसी तरह से इसमें IV ग्राफ है तो T1 पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगा या T2 पे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसका वैल्यू क्या देता है, VI ग्राफ है तो इसका जब हम लोग स्लोप निकालते हैं तो इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू देता है रेजिस्टेंस का, और ये IV का स्लोप अगर निकालते हैं तो इसका वैल्यू 1 अपॉन रेजिस्टेंस का देता है, यानी कंडक्टेंस का देता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या देख सकते हैं, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, T2 का ज़्यादा है, T2 हाइयर टेम्परेचर पे है। हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि T2 पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। T2 पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर से देख लो स्लोप क्या है, स्लोप इसका V अपॉन I यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। इसका मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो श्योरली हम लोग कह सकते हैं क्या कि रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा एट टेम्परेचर कौन सा, T2 पे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कि कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो T2 पे ज़्यादा होगा। उसी तरह से इसमें भी देख लो, तो इसमें क्या है, जस्ट उल्टा कर दो इसका, क्योंकि उल्टा ग्राफ है तो इसमें नीचे, इसमें ऊपर वाले पे ज़्यादा हुआ रेजिस्टेंस, तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू किस पे ज़्यादा होगा,
यहाँ पे नीचे वाले पे ज़्यादा होगा, ठीक है, जस्ट उल्टा, ऊपर वाला इसमें नीचे वाले पे ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसमें भी T2 पे ही ज़्यादा होगा, क्योंकि T2 उसमें ऊपर लिए थे, इसमें T2 नीचे लिए थे, ठीक है। तो इस ग्राफ पे यानी OB लाइन पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी दोनों के लिए अगर एक स्टेटमेंट हम लिखना चाहें यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं, तो यह लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T2 इज लार्ज, ठीक है। T2 पे, क्योंकि T2 इसमें नीचे है, इसमें ऊपर ले लिए हैं, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि T2 पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई थिंक इतना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हटा रहा हूँ मैं इसको। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, फिर से आ जाते हैं, थोड़ा सा ओम्स लॉ का डिस्कशन और मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि उसका लिमिटेशंस अभी बचा हुआ ही है, टेंशन मतलब अभी और भी चलेगा उस पर लेक्चर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला पॉइंट में ओम्स लॉ क्या था, V बराबर IR था, ठीक है, V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है R का यूनिट बताइए, R का यूनिट, तो क्या हो जाएगा R का यूनिट, R बराबर कितना लिख लेंगे, V अपॉन I। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट, और करंट का क्या होता है, एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, और वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोला जाता है, ओम, ठीक है। इसका सिंबल यह होता है, ओमेगा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट में यह पूछ देगा कि डिफाइन कीजिए 1 ओम को, डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम का डेफिनेशन क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, कब, जब ऊपर में भी 1 रहेगा, इसका वैल्यू R का वैल्यू, इसका 1 लाना है पहले, तो 1 कैसे आएगा, जब V का भी वैल्यू 1 होगा और I का भी वैल्यू 1 होगा। यानी कोई कंडक्टर है अगर AB, तो इसके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस 1 हो, ये 1 0 है तो ये 1 होगा, तो पोटेंशियल का डिफरेंस 1 माइनस 0 1, और करंट भी कितने एम्पियर का फ्लो हो रहा हो, 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा हो, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि 1 ओम है ये, ठीक है। यानी इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज ऑफ 1 वोल्ट एंड करेंट फ्लोइंग एंड करेंट इज ऑल्सो कितना 1 एम्पियर, तब हम लोग बोलेंगे कितना का है वो, 1 ओम का है, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट में हम लोग चलते हैं, इसका डायमेंशन पूछ देता है, बहुत बार ये पूछ देता है कि डायमेंशन भी निकालिए इसका। तो डायमेंशन के लिए क्या देखेंगे, V बराबर R बराबर हमारे पास क्या है, तो V अपॉन I है। अब पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर कितना होता है, W अपॉन Q, पढ़े हो गया आपने पिछले लेक्चर्स में। तो W वर्क डन है, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन का क्या होता है, mL²T-2 अपॉन चार्ज का Q बराबर I इंटू टी, तो I इंटू टी, तो V के स्थान पे इतना लिख दो, और नीचे में एक I है ही, तो नीचे में एक I इंटू I हो जाएगा, यानी इसका पूरा लिखेंगे तो mL²T-2 अपॉन, इसका पहले लिख लो I इंटू टी, और नीचे में एक और I था, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा, सबको ऊपर कर लोगे तो mL² और T, ये नीचे में 1 है, ऊपर में जाएगा तो कितना -3 हो जाएगा, ऊपर में -1 तो -2 प्लस -1 -3, और I-2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाया, डायमेंशनल फार्मूला कहलाया, mL²T-3 I-2। I को कहीं कहीं देखोगे A भी लिखता है, तो उससे कंफ्यूज मत होगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट था इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं क्या, कि रेजिस्टेंस के लिए एक और भी हम लोगों ने देखा। फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ का, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका था, एरिया का। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, एरिया का, ऐसा लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है रो, L/A, यह हो गया, जहाँ पे रो एक कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और यह जो रेजिस्टिविटी होता है, अब यहाँ से रेजिस्टिविटी रो बराबर कितना लिख सकते हैं, R इंटू A/L, ठीक है। अब चाहो तो इसका भी यूनिट वगैरह निकाल सकते हो, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट डायमेंशन दोनों,
तो रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, मीटर मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा ओम मीटर। और इसका डायमेंशन निकालोगे तो कितना हो जाएगा RA/L। आर का कितना आ गया था अभी mL² T-3 और I-2 इतना आया था अभी mL² T-3 I-2 और ऊपर में एरिया है तो एरिया का कितना हो जाएगा L² अपॉन नीचे में L है तो L का लेंथ का L हो जाएगा। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा इसका और ये बस कितना बच गया तो mL³ हो जाएगा और T-3 I-2 ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, आई थिंक ये भी अब क्लियर हो रहा होगा आपको धीरे धीरे। सारा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा, विद्वान बन जाओगे आप फिजिक्स में। ठीक है, बस पूरे वीडियो को देखो, नोट्स बना लो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो दिमाग से आपका निकल जाएगा। ठीक है, और फिर से आप में कोई चेंजिंग नहीं रह जाएगा, वही रह जाओगे। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, कितना फोर्थ हुआ था, ये नंबर 5 है। नंबर 5 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी जो था उसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के लिए हम लोगों ने क्या देखा, फॉर्मूला क्या गया था रो बराबर RA/L। तो देखो रेजिस्टिविटी को डिफाइन ऐसे करते हैं कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर। यानी कहना यह चाहता है कि अगर एरिया यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का ले लोगे और लेंथ अगर 1 मीटर का ले लोगे तो देखो तो एक और एक ये रहेगा तो ये रो किसके बराबर हो जाएगा, देन रो इज इक्वल टू आर। तो इसी चीज़ को लिख करके डेफिनेशन लिख दिया जाता है कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होता है, कब, जब उसका लेंथ, जो कंडक्टर है उसका लेंथ 1 मीटर का लेते हैं और एरिया 1 मीटर स्क्वायर का लेते हैं। ठीक है, यानी क्या लिख देंगे कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर या मटेरियल ऑफ लेंथ, जिसका लेंथ कितना है, ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टिविटी के बारे में। अब कभी कभी आपसे पूछ देता है कि रेजिस्टिविटी हमें बताता क्या है। तो देखो रेजिस्टिविटी हमें यह बताता है कि करंट जो किसी भी कंडक्टर से पास हो रहा है तो वह करंट कितना पास होगा, यानी इसके बारे में जो हमें जानकारी देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी हमें क्या बताता है, इट टेल्स हाउ मच करंट विल पास थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, ये इसका फिजिकल मीनिंग हुआ। यानी क्या लिख देंगे इसमें कि इट टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट्स और कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 5वें टॉपिक में हम क्या छठे टॉपिक में क्या देख रहे हैं कि इसका भी उल्टा, जैसे कंडक्टेंस का उल्टा हुआ था, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, उसी तरह से रेजिस्टिविटी का भी उल्टा होता है कंडक्टिविटी, यानी 1/सिग्मा। ठीक है, सिग्मा जहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर इससे का डेफिनेशन आपसे पूछ दिया जाए कि कंडक्टिविटी क्या होता है तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टिविटी। इसका यूनिट और डायमेंशन आप खुद से अब निकाल लोगे। यूनिट क्या हो जाएगा, तो 1/रो है, सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा 1/रो, और रो का कितना था ओम मीटर, तो ऊपर ले जाओगे तो पर ओम पर मीटर, और डायमेंशन खुद से निकाल लोगे। तो ये मैं 2 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यूनिट और इसका डायमेंशन क्या होगा, फाइंड इट आउट। ठीक है, नेक्स्ट 7th नंबर कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला था क्या चीज़, रो बराबर RA/L। ठीक है, रो बराबर कितना था, RA/L था। अब देखो यहाँ से कभी कभी क्या बोल देता है, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं R बराबर रो L/A। तो एरिया की जगह कभी कभी सर्कुलर इस तरह से वायर जो होता है ऐसा होता है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये सर्कुलर है आगे में, तो एरिया की जगह पे कभी कभी आपको एरिया ना दे करके डायरेक्टली रेडियस दे देगा। तो रेडियस दे देगा तो उस सिचुएशन में रो L/एरिया कितना हो जाएगा, सर्किल का πr² हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बता रहे हैं, कभी रेडियस ना दे करके डायमीटर दे दिया तो डायमीटर आप खुद से उसमें कन्वर्ट
कर लोगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर कॉन्सेप्ट में क्या बता रहे हैं कि देखो रेजिस्टेंस बराबर हम लोगों के पास क्या आ गया था, फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव किए थे, तो ml अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ, इतना आया था, ml अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ आया था। ठीक है, तो ml अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ में अगर देखोगे इसको अभी अभी जो आया है वो कितना है, R बराबर रो L बाई ए, यानी L बाई ए अलग है। ठीक है, तो L बाई ए को इसमें से निकालो तो कितना बचता है, तो बच जाएगा m अपॉन NE स्क्वायर टाउ, और इधर में साइड में कौन आ जाएगा, L अपॉन ए आ जाएगा। लिख सकते हैं ऐसा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो अब देखो R बराबर इतना आ गया, तो R की जगह R है, L की जगह L है, A की जगह A है, रो की जगह कितना है, ये वाला टर्म है। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर अगर करेंगे तो कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं कि रो बराबर कितना हो जाएगा, m अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये रो का वैल्यू हो गया। अब इसमें देखो लेंथ का भी टर्म नहीं है, एरिया का भी टर्म नहीं है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि रजिस्टिविटी जो होता है, 4 फैक्टर पे जो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था उसमें से 2 फैक्टर इसमें से गायब हो गया। 2 फैक्टर गायब हो गया तो कितना फैक्टर बच गया, तो सिर्फ 2 ही फैक्टर बच गया। यानी 9 नंबर कॉन्सेप्ट में हम क्या लिखेंगे कि रजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो रजिस्टिविटी डिपेंड करता है पहला नेचर ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर पे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों यही 2 पे डिपेंड किया, लेंथ और एरिया पे क्यों नहीं, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोगों को बता रहा है कि रेजिस्टिविटी जो होगा वो यह दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। आई थिंक ये भी अब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके। तो अगला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका, यानी जो ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है उसका कुछ क्या होता है, उसमें कुछ डिमेरिट्स होता है। ठीक है, उसका कुछ लिमिटेशन होता है। तो अगला टॉपिक हमारा हेडिंग हो जाएगा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, ओम्स लॉ के साथ एक चिपका देगा और बोलेगा कि लिमिटेशन बताइए ओम्स लॉ का, कि लिमिटेशन उसका क्या है। तो देखो ओम्स लॉ को सबसे पहले हम यह बोल रहे हैं कि उसको फंडामेंटल लॉ नहीं बोला जाता है। ओम्स लॉ इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी ए फंडामेंटल लॉ, बिल्कुल आप ध्यान में रख लो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अपने कॉपी में डाल दो इसको कहीं पे, ओम्स लॉ इज नॉट कंसिडर्ड ए फंडामेंटल लॉ। ठीक है, इसको फंडामेंटल लॉ कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, तो इसमें कह सकते हैं बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द कॉमन बिहेवियर ऑफ मेनी सब्सटेंसेज अंडर गिवन कंडीशन। यानी कुछ खास कंडीशन पे कुछ कॉमन बिहेवियर को बस शो करता है। जैसे हम लोगों ने ओम्स लॉ में सबसे पहले लिमिटेशन से शुरू ही किया है, उसका किया है कब पॉसिबल हो सकता है, तो जब प्रेशर, टेम्परेचर, स्ट्रेन वगैरह फिजिकल पैरामीटर जितना भी है वो कांस्टेंट रहेगा, तब ये ओम्स लॉ वेरीफाइड है, नहीं तो वेरीफाइड नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको फंडामेंटल लॉ कंसीडर नहीं करते हैं। फंडामेंटल लॉ किसको बोलते हैं, जो हर कंडीशन में ओबे हमेशा होते रहता है, तभी हम उसको फंडामेंटल लॉ बोलते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहला इसका लिमिटेशन क्या है, तो सबसे पहला इसका लिमिटेशन यह है कि चेंज इन नेचर ऑफ मटेरियल occurs, change in nature of material occurs with passage of current। ठीक है, यानी जब करंट पास होता है तो चेंज इन नेचर ऑफ मटेरियल होने लगता है, यानी मटेरियल का जो नेचर है वो क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। ठीक है, और देखो ये इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखोगे तो क्या हम बोल सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V है। अब इसके लिए तुम देखोगे तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस मटेरियल का डिपेंड करता है किस पे, नेचर पे। ठीक है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं
कि जब करंट को पास करवाते हैं तो उसका नेचर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं करंट अगर किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास हो रहा है तो करंट को अगर इंक्रीज कर दोगे तो यानी करंट, ऐसे लिख दे रहा हूँ कि करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि वो गर्म हो जाता है, यानी वहाँ पे कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह गया, टेम्परेचर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। और हम लोग क्या पढ़े थे शुरू में कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी ओम्स लॉ वेरीफाइड है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू बढ़ने से हीट प्रोड्यूस हो गया और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह गया। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह गया तो जो कंडीशन था ओम्स लॉ का कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो जो ओम्स लॉ हम लोग देख रहे थे कि ग्राफ सीधा जाता है तो वो नॉन लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, यानी जो लीनियर ग्राफ हम लोग सीधा इस तरह से देखे थे वो लीनियर ना हो करके नॉन लीनियर यानी इस तरह से कर्व्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर, क्योंकि यह डिपेंड करता है नेचर पे भी कि कौन सा सब्सटेंस कितना ज़्यादा गर्म होगा, कब गर्म हो जाएगा। तो ये बात इसमें दर्शा रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो इसमें यह हम लोग बोलने जा रहे हैं कि जो मेजरेबल करंट होता है, यानी मेजरेबल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ओनली एट ए पार्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत कम अगर पोटेंशियल में डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में तब भी करंट फ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो हो भी रहा है तो उसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर पोटेंशियल में डिफरेंस बहुत कम है तो डिफरेंस तो है लेकिन करंट की वैल्यू 0 शो कर रहा है। लेकिन ओम्स लॉ क्या बोलता था कि पोटेंशियल में डिफरेंस अगर होगा तो करंट का वैल्यू भी होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कितने सिचुएशन में ऐसा देखा गया है कि जब पोटेंशियल में डिफरेंस बहुत कम रहता है तो उसमें करंट का वैल्यू कोई भी कुछ भी नहीं होता है, यानी मेजर नहीं कर सकते हैं, इतना कम होता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेजरेबल करंट शुरू होता है कब, ओनली एट ए पार्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी उसका कुछ एक वैल्यू होता है, V0 से रिप्रेजेंट करते हैं कि इस वैल्यू पे इतना अगर पोटेंशियल में डिफरेंस हुआ तभी करंट फ्लो करेगा, नहीं तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यह भी एक बोल सकते हैं कि इसका क्या है, ओम्स लॉ का लिमिटेशन है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो करंट और वोल्टेज यानी IV का जो रिलेशन है, IV रिलेशनशिप वेरीज विथ चेंज ऑफ पोलरिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो। तो यानी क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो IV का रिलेशनशिप है, जैसे इसमें एक एग्जांपल, इसको बेहतर तरीके से आप समझोगे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर में ही जा करके। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिख दे रहा हूँ, इन ए सेमीकंडक्टर डायोड, इन ए सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड में यह जो रिलेशन है, जब हम लोग उसके पोलरिटी को चेंज कर देते हैं यानी वेरी कर देते हैं तो क्या देखते हैं कि IV रिलेशनशिप भी जो है वो क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट लिमिटेशन हो गया। अभी आप लिख लो, सेमीकंडक्टर जब पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्म है, आप सबको समझाएंगे तो सेमीकंडक्टर में फिर क्या बच जाएगा आपके लिए। तो नेक्स्ट फोर्थ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंक्रीज ऑफ करंट इज पॉसिबल विथ डिक्रीज इन वोल्टेज। ठीक है, यानी करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लगता है कब, ड्यू टू डिक्रीज इन वोल्टेज। अब ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। और इसके लिए एग्जांपल की अगर बात करो तो एग्जांपल कौन सा होता है, ऐसा किस चीज़ में ऐसा देखा गया है, तो एक डिवाइस होता है जिसका नाम है थायरिस्टर, THYRISTOR। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग ऐसा भी सीन देखा गया है। ठीक है,
तो ये 4 क्या हो गया, इसका लिमिटेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। आई थिंक इतना आपको फिर से पूछ रहा हूँ, क्लियर हो गया आपका? कोई भी डाउट अगर रहता है कि हाँ सर समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं अगले लेक्चर में उस डाउट को ज़रूर शामिल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला जो टॉपिक है आपका इसमें वो है हमारा ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, कि ओमिक कंडक्टर क्या होता है और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप दे दोगे ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। देखो जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग कहते हैं ओमिक, यानी सिंपली क्या लिख सकते हैं ओमिक में कि विच फॉलोज या ओबेज ओम्स लॉ। ठीक है, जो ओबे करता है किसको, ओम्स लॉ को। ठीक है, यानी यह भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो VI ग्राफ था, या VI ग्राफ था, वो क्या होगा इसमें, अगर लीनियर आ रहा है, यानी बिल्कुल इस तरह से VI ग्राफ आ रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा होगा, ओमिक होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जो ओबे नहीं करता है, यानी विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक। और इसमें क्या लिख देंगे कि VI ग्राफ को ओबे, VI ग्राफ इज नॉट लीनियर, VI ग्राफ इसका क्या रहता है, लीनियर नहीं रहता है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे एक सवाल आप पूछ सकते हो कि VI ग्राफ लीनियर नहीं रहा, मान लिए कि सर नहीं रहा क्योंकि ये नॉन ओमिक है, तो क्या ऐसा कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि जिसमें इसका VI ग्राफ जो होगा वो कर्व्ड होगा, यानी लीनियर नहीं होगा? तो वहाँ एग्जांपल आप देख सकते हो, अगले पॉइंट में लिख सकते हो। इसमें जनरली जितने भी मेटल होता है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, ओमिक कहलाता है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली ओमिक कंडक्टर होते हैं। लेकिन इसमें अगर आप बात करोगे तो डायोड, यह भी आप आगे ही सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे। ट्रायोड, यह भी सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे। एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, पीएन जंक्शन ये भी वहीं पे पढ़ोगे। तो यह सब कुछ एग्जांपल है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये कैसा सब्सटेंस है, ये नॉन ओमिक सब्सटेंस है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो मैं आगे चलता हूँ, अब इसको आप लिख लीजिए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोल रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर, जिसका लेंथ 1 मीटर का है और हॉलो सिलिंड्रिकल है, मतलब कि इसमें इस तरह से रह रहा है सीन, ये ऐसा कुछ दे रहा है। ठीक है, ऐसा है ये। अब हॉलो है तो इनर और आउटर रेडियाई होगा, तो अंदर वाले का, यानी अंदर वाले का रेडियाई अगर हम लोग मान लेते हैं कि R1 है और बाहर वाले का रेडियाई मान लेते हैं R2 है, तो R1 और R2 दे दिया है कितना, बाहर वाला, यानी ये पूरा R2 है और छोटा वाला जो है अंदर में वो R1 मान लिए हैं। ठीक है, तो R1 की वैल्यू दे दिया है कितना, 1 मिलीमीटर, और R2 की वैल्यू आउटर का कितना है, 4 मिलीमीटर है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी जो दे दिया है वो कितना है, 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर दे दिया है। ठीक है, और लेंथ कितना दे दिया है, तो 1 मीटर दे दिया है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। तो देखो रेजिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, ρL/A हो जाएगा। रो की वैल्यू दे दिया है, लेंथ की वैल्यू दे दिया है, एरिया नहीं दिया है, तो एरिया के लिए रेजिस्टेंस रेडियस आपको दे दिया है, तो कितना लिख लोगे, ρL/एरिया πr²। तो इसका एरिया कितना, अंदर में हॉलो है तो एरिया कितना लिख लोगे, बाहर वाले पूरे एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटा लो, यानी πr2 का स्क्वायर माइनस πr1 का स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं ρL/πr2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसको आप अब खुद से सोल्व कर लो, वही आपका क्या कहलाएगा, सबका वैल्यू आपके पास यहाँ पे दिया गया है। पाई का वैल्यू 3.14 ले लेना, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 2.1 × 10⁻³ ओम। अब इतना कैलकुलेशन आप 12th क्लास में गए हो तो खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले टॉपिक की तरफ अपना। अगला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चन पक्का रहता ही रहता है। क्या है, रजिस्टर्स एंड देयर कलर कोड, यानी कलर कोडिंग दिया रहेगा, उससे आपको बोला जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होगा, ये आप निकालिए।
ठीक है। तो देख लेते हैं रजिस्टर क्या है। तो रजिस्टर तो बस जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो अपोजिशन ऑफर करता है, ठीक है, यानी जो अपोज करता है उस कंपोनेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, रजिस्टर। ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस हुआ, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, जो हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट को हम लोगों ने क्या बोला, रेजिस्टेंस। अब ऐसा उसको कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए होना चाहिए ना, तो उस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है। यानी इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट जो ऑफर करता है, ऑफरिंग सर्टेन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो में जो अपोजिशन ऑफर करता है, और ऑफर करने वाला जो कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस और रजिस्टर में आपको यहाँ से डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि रजिस्टर किसको बोलते हैं, जो कंपोनेंट है। जैसे स्विच है तो वह एक कंपोनेंट है, बल्ब है तो वह एक कंपोनेंट है, फ्यूज है तो वह एक कंपोनेंट है, उसी तरह से रजिस्टर है तो वह एक कंपोनेंट होता है। सिंबल क्या होता है, तो यह है, ठीक है, ये फिक्स्ड रजिस्टर का सिंबल है और यह दोनों वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है, जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, या रियोस्टेट। तो ये है, मेनली ये रजिस्टर होता है, ठीक है, बट हम लोग इसको रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में है कि अब इसका वैल्यू को हम लोग कैसे रीड करते हैं, लिख लेना ऊपर में आप, मैंने इतना दे रखा था। अब वैल्यू को रीड कैसे करते हैं, तो देखो वैल्यू को रीड करने के लिए उसमें 4 बैंड होता है, कोई भी रजिस्टर जो होता है उसमें 4 बैंड दिया रहता है, 1 2 3 4, B1 B2 B3 B4। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड वाला सबसे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा बैंड होता है। ठीक है। तो क्या बोला गया कि द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स आर इंडिकेटेड बाय 4 कलर बैंड्स। 4 कलर का बैंड आपको दिया रहेगा और कलर को आपको ध्यान में रखते हुए उसका वैल्यू लिख देना है। पेंटेड ऑन द बॉडीज, पेंटेड है ये, पेंटेड ऑन द बॉडीज ऑफ द रजिस्टर। ठीक है। अब जो वैल्यू होता है कलर कोडिंग का, उसका ये सीन मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो देखो क्या है, सबसे पहला जो होता है वो है ब्लैक, बी फॉर क्या है, ये पहला बी फॉर ब्लैक होता है, फर्स्ट वन इज बी फॉर ब्लैक। ठीक है। सेकंड वन इज बी फॉर ब्राउन, ठीक है, BROWN। अब मैं पूरा बोल दूंगा, बार बार लिखूंगा नहीं क्योंकि ये पूरा इधर डिलीट हो जाएगा, फिर बोल देता हूँ मैं, आप लिख लेना, ऐसे भी याद हो जाएगा। R से रेड होता है, O से ऑरेंज होता है, और Y से येलो होता है, G से ग्रीन होता है, फिर B से यहाँ पे ब्लू होता है, ऊपर में क्या था, ब्लैक और ब्राउन था, यहाँ पे B का मतलब क्या है, ब्लू, और V से क्या होता है, वायलेट होता है, और G से वंस अगेन तो यहाँ पे ग्रे होता है, और यहाँ पे G क्या है, ग्रीन था, और नीचे में W से क्या है, वाइट है, G से गोल्ड है, S से सिल्वर है, और N से नो कलर, यानी कोई कलर नहीं दिया रहेगा, 3 ही बैंड का कलर दिया रहेगा, चौथा कुछ देगा ही नहीं। तो उस सिचुएशन में भी आप कैसे निकाल सकते हो। ब्लैक के सामने कलर कोडिंग जो इसका होता है, इसको फर्स्ट बैंड बोलते हैं, इसको सेकंड बैंड बोलते हैं, ये थर्ड बैंड होता है, ये फोर्थ बैंड। तो पहला बैंड फर्स्ट डिजिट होता है, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट होता है, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर में चला जाता है। कैसे लिखते हैं अभी पूरे अच्छे तरीके से आप सीख लोगे। ठीक है। थर्ड बैंड मल्टीप्लायर होता है, और फोर्थ बैंड में उसको टोलरेंस वैल्यू बोलते हैं, जो कि सिर्फ 2 का ही होता है। इसमें क्या है, 0 से 9 तक लिख दिए हम लोग, और गोल्ड और सिल्वर वगैरह का कुछ भी B1 B2 नहीं होता है, इसका टोलरेंस वैल्यू होता है बस। ठीक है। उसी तरह से B2 में भी 0 से 9 तक लिख दिए। B3 में क्या कर दिए, 10 के पावर में 0, 10 के पावर में 1, 10 की पावर में 2, 10 के पावर 9 तक। ठीक है। और फिर नीचे में आ गया यहाँ पे B4 में, तो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के लिए कितना कितना है, तो गोल्ड और सिल्वर के लिए दे दिया गया है 10 ±5% गोल्ड के लिए होता है, और ±10% होता है किसके लिए, सिल्वर के लिए, और नो कलर के लिए ±20%, ±20%, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। जी गोल्ड के लिए ± टॉलरेंस वैल्यू 5%, सिल्वर के लिए ±10%, और नो कलर के लिए ±20%। इसमें ध्यान रखोगे कि B3 में भी गोल्ड और सिल्वर का होता है कितना, 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर -2 होता है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन यह है, यहाँ पे एक ले लिए हैं, इसको लैंग्वेज में लिख देगा। लैंग्वेज में क्या लिखेगा कि सपोज द कलर बैंड सीक्वेंस ऑफ ए रजिस्टर इज, कलर बैंड का सीक्वेंस दे देगा, पहला दे देगा मान लेते हैं ब्लू,
ग्रीन है, पहला मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया, दूसरा ब्राउन है, तीसरा येलो है, येलो दिख रहा होगा आपको, और फोर्थ वन ये गोल्ड कलर का है। ठीक है, अब बोलेगा कि इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए, फाइंड व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर एज पर द कलर कोड। ठीक है, यानी इस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको लिखना है। कैसे लिखना है, तो देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे तो सबसे पहले B1, तो B क्या है, ये ग्रीन है, ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो ग्रीन आप देखो यहाँ पे कितना है, नंबर पे है, 5 नंबर पे है, तो यहाँ सबसे पहले आप 5 लिख दो। ठीक है, दूसरा कौन सा है, ब्राउन है, तो ब्राउन के लिए आपने को कितना देख लिया, तो ब्राउन के लिए 1 है, तो ब्राउन के लिए आप कितना लिख दो, 1। और फिर तीसरा में मल्टीप्लायर होता है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दो। उसके बाद तीसरा येलो है, तो येलो के लिए देखो कितना है, 10 के पावर 4 है, येलो के लिए 10 टू दी पावर 4 है, तो इंटू 10 टू दी पावर, तीसरा मल्टीप्लायर में चले जाएगा। ठीक है, और फोर्थ वन गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए कितना है, गोल्ड के लिए टॉलरेंस वैल्यू लिखा जाता है, प्लस माइनस कितना परसेंट, 5%, तो प्लस माइनस ये हो गया कितना, 5%। ठीक है, जैसे जैसे आपको कलर कोडिंग दिया रहेगा उसी तरह से आपको लिख लेना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि है कौन कौन सा आपके पास, लेट अस सपोज यू हैव गिवन कलर्स आर, इसको मैं हटा रहा हूँ फिर लिखूँगा क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे अब, तो ये ले रहा हूँ क्वेश्चन में कि पहला है मान लेते हैं रेड है, और दूसरा ऑरेंज है, तीसरा ग्रीन है, और चौथा मान लेते हैं कोई भी कलर नहीं दिया है, ऐसे ही है। तो देखो रेड है, तो रेड के लिए क्या लिखोगे, बस डिजिट, पहला के लिए सिर्फ डिजिट 2, दूसरा ऑरेंज है तो ऑरेंज के लिए बस डिजिट कितना है, 3, तो ये 3। ठीक है, और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई, तीसरा जैसे ही लिखेंगे मल्टीप्लाई, तीसरा है ग्रीन, तो ग्रीन के लिए देखो कहाँ है, ग्रीन 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 वेयर, ग्रीन यहाँ पे है, तो 10 के पावर 5 हो जाएगा, तो गुने 10 टू दी पावर 5, और आगे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको नो कलर मान लेना है। ठीक है, नो कलर है तो नो कलर के लिए प्लस माइनस कितना परसेंट, 20%। ठीक है, तो ये तरीका, इसको याद करने का भी एक तरीका है, क्या है, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ इन गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, आप लिखने ना BB रॉय या ब्लैक ब्राउन रॉय, आप याद रखोगे, ब्लैक ब्राउन रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ इन गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है उसको आप चाहो तो लिख सकते हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, फिर कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रह जाएगा। तो ये था रजिस्टर्स एंड देयर कलर कोड। मैं आज के लिए इतना ही रहने दे रहा हूँ। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमारा, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर अच्छा लगा या बहुत बेकार था। जो भी होगा आपको ईमानदारी पूर्वक बताना है कि लेक्चर कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो मेरे से, मैं अगले लेक्चर में ज़रूर उसको शामिल करूँगा। ठीक है, और आखिरी बात कि हमारे इस वीडियो को एक छोटा सा प्रयास जो है हमारा कि इस लॉकडाउन में आप सभी तक अच्छा सा पढ़ाई मिल सके, उसके लिए इस वीडियो को जितना आपको शेयर कर सकते हो शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि हाँ देखो एक अच्छा सा लेक्चर आया है, इसको भी तुम देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।